मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हैं, रूट लोकस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले क्वेश्चन से। अभी आप देखेंगे कैसे। इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपको गिवन है एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है GSHS इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस 2 S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 25। ठीक है, इसमें आपको पहला पार्ट दिया है, स्केच द रूट लोकस फॉर k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो वैसे ही रूट लोकस जब हम ड्रॉ करते हैं तो k वेरी कराते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। दूसरा पार्ट आपको करना है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। मीन्स वो वैल्यू k की जहाँ पे आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है। ठीक है, at this point of instability determine the frequency of oscillation of the system। इस जिस पॉइंट पर आपका सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है वहाँ पे आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपको ये भी बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब अनस्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर आपका सिस्टम अनस्टेबल है, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक कंप्लीट रो को ज़ीरो करते हैं। ठीक है, कंप्लीट रो को ज़ीरो करने के बाद जो उसकी प्रीवियस इक्वेशन बनती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके रूट्स जो आते हैं वहीं आपका वो क्या नाम है, इमेजिनरी वैल्यू फाइंड आउट होती है, जहाँ पर आपका जो सिस्टम है उसके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं। और इन केस ऑफ रूट लोकस, वो रूट लोकस उस इमेजिनरी एक्सिस पर वहीं पर आपका कट करता है। ठीक है, तो जब आपका रूट लोकस आपके इमेजिनरी एक्सिस को कट करेगा, वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, आपके सिस्टम की मार्जिनल स्टेबिलिटी। और वही मार्जिनल स्टेबिलिटी का जो पॉइंट है आपके सिस्टम के लिए एक सेंसिटिव पॉइंट की तरह काम करेगा, कि जिसके बाद आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा और उसके पहले आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। राइट, तो आपको वही पॉइंट फाइंड आउट करना है, वही के फाइंड आउट करना है जहां पर आपका रूट लोकस आपके इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है। और जहां पर वो कट करेगा वहां पर जो आपके ओमेगा की वैल्यू होगी वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो अब चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस हमारा वही है रूट लोकस ड्रॉ करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम का आप क्या करेंगे, पोल एंड जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो पोल, इसमें 3 पोल दिख रहे हैं, एक है आपका 0 पर, एक है -2 पर, और एक है आपका कॉम्प्लेक्स पोल। ठीक है, मीन्स टोटल 4 पोल हैं। एक 0 पर है, एक -2 पर है, एक -3 + J4 पर है, एक -3 - J4 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पोल्स हैं, जिसमें 2 पोल्स आपके रियल लाइन पर हैं और एक आपका दो आपके कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, और 0 इसमें एक भी नहीं है। तो चूंकि 0 एक भी नहीं है और नंबर ऑफ पोल्स आपके 4 हैं, तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस भी कितनी होंगी, 4, बिकॉज नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। राइट, अब हम क्या करते हैं हम ये पता करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या है, कि कौन से सेक्शन में, रियल लाइन पे कौन से सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। ये पता करने का रीज़न क्या है, इसको पता करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ब्रेक पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि किस सेक्शन के राइट हैंड में आपका जो है नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑड बन रहे हैं। तो कहाँ पर वो ऑड बन रहे हैं हमें यही पता करना है, नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस किस सेक्शन के राइट हैंड में ऑड बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए, एक ही सेक्शन है रियल लाइन पर 0 से -2 तक का। अच्छा, एक ये है और एक सेक्शन ये भी है -2 से इन्फिनिटी का। ठीक ना, तो 0 से 2 वाले सेक्शन में आप देखिए, 0 से -2 वाले सेक्शन के राइट साइड में एक ही पोल है, मीन्स ये ऑड नंबर है। तो इस सेक्शन में जो आपके सामने है इसमें आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसके इधर वाले सेक्शन में आप देखें तो इसके राइट साइड में
नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस क्या बन रहे हैं, इवन। इसलिए इस सेक्शन में आपका कोई रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल लाइन पर इस सेक्शन में कोई रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल लाइन पर अगर आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा तो कहाँ, इसी लाइन में, इसी सेक्शन में, राइट है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है हमारा, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का। तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ पोल्स हमारे कितने हैं, 0 -2 -3 -4, ये प्लस J4 और माइनस J4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 0, 0 एक भी नहीं है, डिवाइड बाई 4 -0, तो आपका सेंट्रॉइड कहाँ आया, -2 पर। ठीक है, अब एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स हमें फाइंड आउट करना है कि कितने असिम्प्टोट्स होंगे, वो तो हम पता कर सकते हैं P - Z से। तो चूंकि P - Z 4 आ रहा है, 0 एक भी नहीं है, तो 4 असिम्प्टोट्स होंगे। ठीक है, उन चारों का डायरेक्शन किधर होगा, उन चारों का डायरेक्शन आपको पता करना है। तो आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं कि अगर 4 असिम्प्टोट्स हैं तो चारों आपके, एक 45 पे, एक 135 पे, एक 225 पे और एक 315 पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं 2i + 1/p - z इंटू 180 से, वैल्यूज यही आएंगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद का अगला स्टेप आपका क्या होता है, अगला स्टेप होता है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना कि कहाँ पर आपका रूट लोकस आपके इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम राउथ अरे का हेल्प लेते हैं। राउथ अरे से हमें क्या मिलता है, ये जो टेबल मिलती है इसमें इस टर्म को हम क्या करेंगे, 0, तो उससे क्या होगा, ये कंप्लीट रो 0 होगी, तो इसके पिछले वाले रो को हम क्या मान लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वही हमें क्या बताते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक ना, तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम k की वैल्यू जो यहाँ से आती है उसको पुट कर देंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट्स। ठीक ना, यही पॉइंट है जहां पर आपका रूट लोकस आपके इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो जो इमेजिनरी एक्सिस है उसको हम क्या कहते हैं, ±j⍵। तो यही ओमेगा है आपकी, यही फ्रीक्वेंसी है जो आपके क्या नाम है, that is the verge of stability. This is the frequency that is on the verge of stability, means बाउंड्री पर वो फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है। और वहां पर k की क्या वैल्यू है, जो सेकेंड पार्ट आपको कैलकुलेट करना था, तो वो k की वैल्यू आपने पहले ही कैलकुलेट करी है, दैट इज 192.18। अगर k इससे बड़ा होता है तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम विल बी स्टेबल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट स्टेप है ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करना। तो ब्रेक पॉइंट हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वाला है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, dk/ds बाई फाइंडिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, हमें क्या मिलता है, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी 4s³ + 24s² + 74s + 50 + dk/ds = 0। यहाँ से dk/ds की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, और अब हम dk/ds को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो हमें s की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। उन्हीं वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू होगी जो कि ब्रेक पॉइंट बनेगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि s हमें कैसा चाहिए, रियल, क्योंकि ब्रेक पॉइंट जब कभी भी बनेगा वो रियल लाइन पर बनेगा और कहीं नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो s की एक वैल्यू आती है 0.8981 - 0.8981, और दूसरी जो दो वैल्यूज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक ना, तो अभी मैंने बताया कि s हमेशा रियल वैल्यू होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो आपका जो रियल वैल्यू है वही आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट। और वैसे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है
ये 0 से -2 के बीच में लाई कर रही है, जहां पर आपका रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपका ब्रेक पॉइंट बन सकता है, राइट। अच्छा, तो यहां तक के स्टेप्स तो हमने पिछले रूट लोकस में भी फाइंड आउट किए थे। इसमें एक नई चीज क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें ये नए टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें नई चीज क्या है, नई चीज इसमें यह है कि इसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, ठीक ना। जब कॉम्प्लेक्स पोल्स होंगे तो वहां आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर, राइट। अब एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो जान लो। तो आपको एंगल ऑफ डिपार्चर अलग अलग कॉम्प्लेक्स पोल्स पर फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसमें देखो, एक ये कॉम्प्लेक्स पोल है, एक ये कॉम्प्लेक्स पोल है, ठीक ना। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स पोल की बात करें तो इस पोल पे हम क्या करेंगे, अपने जितने भी पोल्स एंड जीरोस हैं उन सब से हम एक एक लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो यहाँ जीरोस तो नहीं है, पोल्स हैं। तो देखो, इस पोल से एक लाइन ड्रॉ किया, इस पोल से एक लाइन ड्रॉ किया और इस पोल से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक ना। और अब हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल्स जो एक्स एक्सिस से आपका एंगल बन रहा है वो एंगल हम तीनों फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप चाहे जैसे कर सकते हैं, आप ग्राफ पे आप अपना प्रोटेक्टर यूज करके भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने क्या किया है वो आप देख लीजिए। मैंने क्या किया है, ये वाला एंगल फाइंड आउट किया है, ठीक ना। मैं जानता हूं tan थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये कितना है 4, ये कितना है 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू दिस एंगल। और ये कितना होगा, पाई माइनस दिस एंगल, तो 180 माइनस tan इनवर्स 4/3, ये मेरा एंगल आ जाएगा 5/1। तो मैंने वही काम किया है, ये आया है 127 डिग्री। ये कैसे निकालूंगा मैं, 180 माइनस tan इनवर्स 4/1, ठीक ना। तो ये मेरा आ जाता है 104 डिग्री। और तीसरा जो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर है, पोल है, यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक ना। तो इसको मैंने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, वही होगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर क्या आया, 180 माइनस 51 प्लस 52 प्लस 53 आ गया मेरे पास -141 डिग्री, ठीक है। अब मैं इससे रूट लोकस अपना ड्रॉ करता हूं। आप देखिए कैसे ड्रॉ किया गया है, सारा डेटा मेरे पास है। अब मुझे रूट लोकस बस ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करूंगा आप ये देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने एक्सिस ड्रॉ किए, ठीक है। यह है इमेजिनरी एक्सिस, यह है रियल एक्सिस, ठीक। इस पे मैंने अपने स्केल्स ले लिए। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिया था, इसमें भी मैंने वही काम किया है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट मैंने मान लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इस पे मुझे अपने पोल्स लोकेट करने हैं। तो एक पोल मेरा है 0 पे, एक पोल है -2 पे, एक है -3 प्लस J4, एक है -3 माइनस J4, राइट। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसी में मेरा रूट लोकस लाई करेगा। तो इसके बाद मुझे क्या करना था, सेंट्रॉइड मेरा आया था -2 पर, तो यही मेरा सेंट्रॉइड हुआ, ठीक है। इस सेंट्रॉइड से मुझे असिम्प्टोट्स ड्रॉ करने हैं, जो कि 45, 135, आपके 235 और 314 पर, आप 225 और 314 डिग्रीज पर आपके 4 असिम्प्टोट्स जाएंगे। तो आप देखिए ये 4 असिम्प्टोट्स हैं, ठीक ना, 1 2 3 4, ये 4 असिम्प्टोट्स हैं, ठीक। इन 4 असिम्प्टोट्स के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट लोकेट करना है। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपका +J 2.4 ओमेगा यहाँ, 2.5 ओमेगा यहाँ है, -J 2.5 ओमेगा यहाँ है, ये हमने लोकेट कर लिया। ब्रेक पॉइंट लोकेट करना है, ब्रेक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट हमारा कितना आया था, 0.89 समथिंग आया था। तो 0.89 को मैंने 0.9 करीब मान लिया है, तो यहीं पर आपका जो है ब्रेक पॉइंट आ गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स पोल से आपको क्या लेना था, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो देखो
ये कॉम्प्लेक्स पोल है, इस पर एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आया था, -141। तो मैंने यहाँ से -141 डिग्री पर एक ये लाइन खींच दी। जब इसके लिए -141 है तो इसके लिए +141 होगा, तो यहाँ से 141 डिग्री पर हमने एक लाइन खींच दी। अब हमें ड्रॉ करना है अपना रूट लोकस। तो क्या करेंगे, जो ये वाला आपका ब्रेक पॉइंट है, इस ब्रेक पॉइंट पे एक लाइन इधर से आएगी, एक लाइन इधर से आएगी। रूट लोकस के दो ब्रांचेस यहाँ आ गए, एक ब्रांच इधर से यहाँ आएगा, एक ब्रांच इधर आएगा। तो चूंकि ब्रेक पॉइंट है तो यहाँ से ब्रेक भी होगा, तो ये वाला जो इधर से आ रहा है वो इधर से घूम के इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होके इस असिम्प्टोट के पैरेलल चला जाएगा। यहाँ से जो आपका लोकस आएगा वो इधर घूम के इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होके इस असिम्प्टोट के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, इधर आपका जो ये वाला पोल है और ये वाला पोल है, यहाँ से आपका जो रूट लोकस है वो आपके इस 141 डिग्री वाली लाइन के पैरेलल आएगा और इधर से घूम के आपके असिम्प्टोट के पैरेलल इधर चला जाएगा। ऐसे ही इधर से ये वाला जो आपका लोकस है वो इधर से आएगा और इस असिम्प्टोट के पैरेलल इधर चला जाएगा। ठीक है, तो चार आपके पोल्स थे, तो चार आपके ब्रांचेस हो गए रूट लोकस की। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट बन गया रूट लोकस इस क्वेश्चन के लिए। अगले लेक्चर में हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे।